200 सीसी का सेगमेंट किंग। जब आप इस क्वेश्चन का जवाब देने जाते हैं तो आपके माइंड में कुछ बाइक से आती है, जैसे RS 200, करिश्मा XMR, या फिर ये यामाहा की R15। आज हम इसका करने वाले ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे बाइक के बारे में कि ये बाइक इतनी फेमस क्यों है, लोग इसको इतना ग्लोरीफाई कैसे कर लेते हैं, बाइक में इतना क्या क्या मिल जाता है आपको, प्रोज एंड कॉन्स, और ढेर सारी बातें करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे सामने आ चुके हैं शाकिब भाई दिल्ली से। शाकिब भाई कैसे हैं? बस भाई बेहतरीन बेहतरीन। आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। बाइक का खुद का चैनल है यूट्यूब पे, मशीन रूल्स के नाम से, प्लीज जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई सबसे पहला सवाल, 200 सीसी सेगमेंट का किंग, ये लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको R15 कैसे पता चल जाती है? भाई मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग की कहानी। हाँ। जब मैं शायद आई थिंक 11-12 में पढ़ता था, तो मेरे को ना RS एक बार मैंने चलाई थी BS3 ओके, येलो कलर की। समझ गया। जो उस बाइक में पावर थी, जो उसका लुक था, जो चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और उसके 2-3 साल बाद मेरे पास इतने पैसे हुए कि मैं खुद कमा करके उस बाइक को खरीदूं। बिल्कुल। तो मैंने उस बाइक को परचेज किया। RS में मैं फ़ैन था, मतलब यूँ समझ लो कि डाई हार्ड फ़ैन। सबने मना कर दिया, मत ले मत ले मत ले, बट मैंने फिर भी उस बाइक को परचेज किया। ठीक है। अब उसके साथ सीन क्या था भाई, उसमें कुछ ना कुछ खराबी, BS6 में स्पेशली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। कभी क्लच प्लेट फूक जा रही है, 5 से 6 बार क्लच प्लेट फूकी, फ्यूल पंप चला गया, और भी बहुत सारी दिक्कतें आई, पावर नहीं आई, ये वो बहुत सारी चीज़ें। साल भर मैंने उस बाइक को रखा। उसके बाद मैंने बोला भाई ये ना, मतलब जितना मुझे घुमाती नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरे को शोरूम के चक्कर लगवाती है। तो डेट्स अ थिंग कि भाई उसको बेच करके कुछ और ले लो। हाँ। सो वो मेरे पास बाइक थी, बट उस टाइम ना R15 V4 नई नई लॉन्च हुई थी। ओके। तो दिवाली का टाइम था, मैं कहा यार एक काम करता हूँ, इतना परेशान हो गया मैं अपनी RS से, मैं काम करता हूँ उसको सेल आउट करके इसको ले लेता हूँ। बट खैर उस टाइम वो सेल आउट नहीं थी, बट मैंने इस बाइक को भी परचेज कर लिया था। ओके। देन उसके बाद फिर मैंने मतलब बेच दिया। R15 का सीन ये था मेरे साथ कि ऐसा, मतलब R15 मुझे कुछ खास इतनी पसंद थी नहीं कि बहुत ज्यादा। हाँ V3 ना इतना कुछ, बट मेरा एक दोस्त था उसके पास V3 थी, मैंने एक बार उसको चलाया। मुझे ना उसके चलाने में एक तो स्मूथनेस, मुझे मजा आ गया, मतलब ऐसा लगा कि भाई क्या चीज़ है यार, मतलब कोई वाइब्रेशंस ही नहीं है बाइक के अंदर। सेकंड चीज मुझे उसकी ना हैंडलिंग बहुत पसंद आई, जो कि RS के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर थी। लाइक अगर आप RS से देखो, करने वाले बहुत लोग कर लेते हैं, मैं मना नहीं करता किसी को भाई जिग जैग करके चलाओ, कैसे भी चलाओ, बट R15 पे जो मुझे कॉन्फिडेंस आता था ना, लीन करने में हो गया, जिग जैग करके निकालने में, लाइट वेट मशीन है। सो मैं ना उसी दिन फैन हो गया। मैं कहा भाई अब मेरे को लेनी है तो यही बाइक लेनी है, और कोई बाइक मैं देखूंगा ही नहीं। KTM का खैर मुझे इतना कोई क्रेज नहीं है, KTM शुरू से उतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं RC पे गया नहीं। और उस टाइम आपकी करिश्मा तो थी ही नहीं अवेलेबल, और शायद होती तो मैं लेता भी नहीं, क्योंकि मैं तो RS मतलब RS का वो था। सो देन उस टाइम मैंने बाइक खरीदी थी, आज शायद 2-3 साल के आसपास हो गया होगा। और अभी मैंने जो बाइक है लगभग 25,000 किलोमीटर के आसपास में जो है वो चला दी है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भाई यामाहा के साथ बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ भाई इस बाइक से, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खुश हूँ कि इस बाइक को ना सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सर्विस करा दो, इंजन ऑयल डलवा दो, एयर फिल्टर डलवा दो, डिस्पैच खत्म हो गया, चेन साइड खत्म हो गया, बस। उसके अलावा ऐसा सच मुझे अभी तक कोई मेजर, एक आधी बार आई है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। हाँ। बट उसके अलावा ऐसा सच मुझे कभी किसी ट्रिप पे बाइक ने धोखा नहीं दिया। इवन मैं इस बाइक से स्पीति भी हो करके आ चुका हूँ। हाँ, तो मेरे को अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई इस बाइक से। तो ये तो मतलब बहुत रेयर हो गया कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लोग R15 ले रहे हैं और उनकी सर्विस से और उनकी मेंटेनेंस से परेशान नहीं है। खैर बाइक ने बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को बताया। तो भाई सबसे पहला सवाल ये वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, आपको सबसे अच्छे प्रोज क्या लगते हैं इस बाइक को लेके? अच्छा, मतलब इसकी अच्छाइयाँ मेरे को हाँ, एक तरीके pros से क्या देखो भाई, इसकी 2 से 3 अच्छाइयाँ ऐसी है ना जो लिटरली अमेजिंग है। सबसे पहले इसकी रिफाइनमेंट ठीक है। टॉप लेवल है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। मतलब वाइब्रेशंस जैसे क्या, अभी तो देखो मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो हल्की फुल्की हैं, और वो टाइम टू टाइम कोई भी बाइक आप लोगे हल्की फुल्की वाइब्रेशंस तो आप लोगों को मिलेगी। बट अगर आप कंपेयर करते हो लाइक KTM से आप कंपेयर कर लो, वाइब्रेशंस कम है। आप अपनी करिश्मा से कंपेयर करोगे, उसमें कम है, RS के मुकाबले कम है। तो एक तो चीज़ मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। सेकंड चीज़, रिलायबल इंजन है। मैं इस बाइक को, मैं कह रहा हूँ, एग्जॉस्ट लगा रखा है, मैं पूरे दिन अगर 11,000 RPM या 10,000 RPM पे खींच के भी रखूँ ना, ये बाइक एक बार भी ये नहीं कहती कि मालिक मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, मैं कुछ खराबी मांग रही हूँ या कुछ भी, कुछ नहीं, सिर्फ सर्विस कराओ और भगाओ। तो रिलायबिलिटी मस्त है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इस बाइक का वेट। मतलब इतनी लाइट वेट है ना यार, पता ही नहीं लगता कि मैं मतलब इतनी, मतलब कोई भारी बाइक चला रहा हूँ या कुछ भी, बिल्कुल बैठो आराम से, कहीं से भी जिगजैग करके निकाल रहा हूँ, कहीं पे भी लेकर के जाना हो, हर जगह चली जाती है बाइक। तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है इसकी भाई ये तो आपने बहुत, और लुक तो भाई इस वो बाइक तो का है, है, वो आपने बना भी बहुत अच्छे तरीके से रही है, वो तो दिख ही रहा है। बिल्कुल भाई, थैंक भाई यू सो मच। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। मेरे को पहले ये जानना था कि आपने इसके अंदर जो मैटिंग कराई, रैपिंग कराई है, इससे पहले इसका स्टॉक कलर क्या था? स्टॉक कलर इसका सिल्वर है, सिल्वर वाला और ब्लू कलर के सिल्वर अलॉयज ब्लू, है ठीक ना। है यहाँ ठीक है, पर अगर समझ आप गया। देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा हाँ होगा। हाँ, समझ ये गया, सब मैंने मतलब पूरा ही मॉड करा रखा है बाइक को, पूरा का पूरा। फुल्ली लोडेड बाइक लग रही है हाँ, भाई, fully बहुत loaded अच्छी लग रही है, बहुत क्वालिटी लग रही है बाइक।
अब भाई चलते हैं इसके कॉन्स पे कि आपको क्या क्या इसमें लगता है कि यार ये इसमें अच्छा हो सकता है। हो सकता था। देखो अच्छा तो मुझे लगता है कि वैसे तो यामाहा ने भाई जब V3 आई थी तो बहुत लोगों की कंप्लेन थी यूएसडी चाहिए, क्लिप ऑन हैंडल बार से ज़्यादा एग्रेसिव है, उतना नहीं हो पाता। तो उन्होंने काम बहुत सारी चीज़ों पे किया है, बट इस बाइक की स्टिल इस बाइक की बात करो जो मैंने उस टाइम खरीदी थी, इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओके, फाइबर इसका हाँ अच्छा हाँ नहीं हाँ है। हाँ, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। सॉफ्ट प्लास्टिक कहो या कुछ भी कहो, मगर ये ना एक तो सबसे पहली चीज़ ये देख रहे हो ना यहाँ पर ये दबना, ये सारी चीज़ें, इसका ये नीचे का अगर देखोगे ना पार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें ना कहीं थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी में उतना मज़ा नहीं है जो आपको शायद आरएस के अंदर मिल जाए या करिश्मा के अंदर मिल जाए। थोड़ा सा हार्ड है, बट ये ना उतना मजे सेटिस्फेक्शन नहीं देता मेरे को पर्सनली जो अभी तक इस बाइक में लगा है। हाँ, नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो मुझे ना इसकी ब्रेकिंग, अब देखो भाई ये है 155 सीसी, ये कंपटीशन में पता है सिर्फ क्यों आई है, अपने प्राइस की वजह से आई है भाई। लाइक अगर आप कंपैरिजन करने लाओ तो 200 सीसी के हिसाब से 155 सीसी अलग अलग कैटेगरी हो गई। बिल्कुल बट ये अपने प्राइसिंग 2,30,000 40,000 45,000 की आ रही है इसकी जो टॉप मॉडल कार्बन फाइबर का है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन में आएगी। इसकी ब्रेकिंग मुझे ना पीछे वाली उतनी पसंद नहीं है। ओके। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसी है कि पूरा भी दबा दूंगा ना तो 80 से मुझे 60 ला देगी, 40 ला देगी, बस ये काम करती है। उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है जो ये चीज़ मुझे इस बाइक की तो लगी। मतलब कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं कि जब पैनिक ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आती है तब आप इसके पीछे वाली ब्रेक पे पीछे वाली rely नहीं ब्रेक कर उतना सकते। नहीं, आगे वाली तो मस्त है। हाँ। और पीछे की भी मतलब है बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितने मैंने आरएस भी चला रखी है उसकी ब्रेकिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगी। पैडल डिस्क ब्रेक्स आते थे, इसमें नॉर्मल ब्रेक्स हैं, वो है। मतलब एक दो ही कमी है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कमी नहीं है कि मैं एकदम ऐसा हो कि मैं परेशान हूँ या मैं इरिटेट हूँ। तो वो चीज़ है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मुझे शोरूम पे नहीं लेकर के जाती कहीं। मैं मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूँ। मैं कहीं ट्रिप पे लेकर चला जाऊँ ना, मेरे को कहीं ये नहीं होता, ये सोचना भी दिमाग में भी नहीं आता कि ये खराब होगी कहीं पे। बस इसमें चलाओ भाई, तुम जितना चला सकते हो चला लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने एक चीज और नोटिस करी थी, आपने बाइक में फ्रंट और दोनों रियर टायर में व्हील कवर्स लगा रखे हैं, तो इससे आपको टायर वॉबल में कभी इशू आता है? देखो हाई भाई स्पीड्स पे? मैं बताता हूँ आपको इसका सीन क्या है ना। अगर आप सिटी में चल रहे हो तो सिटी में हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी? 80, ज्यादा ज्यादा 100 लेके चला जाता हूँ। कभी बिल्कुल खाली मिल गया तो 120 चला गया तो चला गया। बट ऐसे आप सिटी में चलाओगे ना तो आपको उतना फर्क नहीं पता चलेगा। अगर इनको हाईवेज पे लेकर के जाओगे वहाँ बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये चीज मेरे साथ स्पीति में हुई थी। उस टाइम मैंने ये करा नहीं रखा था। उस टाइम मेरी शायद आई थिंक ब्लू कलर की बाइक थी। तो उस टाइम क्या था ना, एक तो लाइट वेट है, तो हवा जब पड़ रही थी ना इस बाइक को, लेफ्ट से पड़े या राइट से, भाई पूरी बाइक लेफ्ट राइट, इधर से हवा आएगी तो लेफ्ट जाएगी, इधर से आएगी तो राइट जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा हल्का होने का क्या है कि आप लॉन्ग टूर पे अगर लेकर के जाओगे ना तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। और व्हील कवर का मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा, लाइक अगर मैं लेकर के जाता हूँ लॉन्ग टूर पे तो मैं निकाल दूंगा इनको, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत देंगे। तो ये सिटी के लिए ठीक है, हाँ, बट सिटी के अगर लिए आप ठीक है। हाईवे पे लेना चाहें तो ये हाँ, कामयाब नहीं क्योंकि है। एक तो पहली बाइक हल्की है, ऊपर से हवा पड़ेगी तो और टायर जो है उधर की तरफ ऐसे भाग सकती है गाड़ी, ये चीज़ होती है। तो भाई ये तो आपने बता दिया प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा इसका एवरेज खर्चा सर्विस में कितना आ जाता है? इसका एवरेज खर्चा भाई देखो वो ना डिपेंड करता है। जैसे मैंने मेरे को जैसे कुछ खास डलवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें नॉर्मल इंजन ऑयल डलवा लिया, एयर फिल्टर डलवा दिया, तो आपका मान लो 1500 रुपये मैक्सिमम है। अगर ये 2 से 3 काम करते हैं, चेन ल्यूब हो गया, एयर फिल्टर चेंज हो गया और इंजन ऑयल चेंज हो गया, और एक ऑयल फिल्टर भी इसका चेंज होता है हर बार हर सर्विस पे, 1500 से 1800 रुपये मैक्सिमम। हाँ, एक बार इसका रेडिएटर जरूर खराब हो गया था, पता नहीं मुझे मालूम नहीं है कैसे हुआ था। तो इसका जो रेडिएटर है ना वो पूरी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा ना चलता ही रहता था ऑटोमेटिकली। गाड़ी खड़ी भी हो जाएगी, ऑन है तब भी वो घर घर चलता रहता था। तो वो बस मैंने एक चेंज कराया। उसके अलावा तो मेरे को ऐसा अभी क्लच प्लेट से रिलेटेड हो गया या बाकी चीजें जो मतलब वेयर एंड टियर वाली चीजें जो खराब होंगी वो तो मुझे चेंज करानी है। जैसे मैंने चेन सेट चेंज कराया था, नॉर्मली डिस्पैच तो आपको चेंज करानी पड़ेंगे। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, ड्रॉबैक में ये है कि अगर आप इस बाइक को परचेज करते हो, एक तो महंगी है, दूसरी चीज इसकी पार्ट्स की भी जो मतलब प्राइसिंग है ना वो महंगी है। ये पीछे वाले डिस्पैच है, किसी काम के है नहीं, ब्रेक मतलब एवरेज है, बिल्कुल ही नॉर्मल ठीक ठाक से, बस 950 रुपए के, और लगवाओगे तो 1100 रुपए बैठ जाएगा। मतलब सर्विस का आधा प्राइस तो यहीं पे सिर्फ एक डिस्पैच लगाने में लग जाएगा। तो प्राइसिंग है भाई महंगी, ये चीज आप मान के चल सकते हो बिल्कुल ही। तो गाइज ये तो हो गया, आपने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, बाइक के अंदर क्या क्या फ्लॉज है वो भी बता दिए। लेकिन अब आ जाती है सबसे मुद्दे की। आज की डेट में RN5 का कार्बन फाइबर एडिशन आ चुका है। लोग मार्केट में करिश्मा भी खरीद रहे हैं, लोग मार्केट में RS200 का अपडेट भी सोच रहे हैं कि कब तक आएगा। ठीक है। और RC200 फेड हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, वो तो हो रही है। अब आपका सवाल यहाँ पे आके खत्म हो जाता है कि क्या आप भी आज की डेट में 2025 में रिकमेंड करोगे? रिकमेंड करो, क्योंकि RN5 का V5 का कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, वो तो V4 के ऊपर ही कुछ ना करे जा रहे हैं। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है यार आगे? देखो, मेरा जो मानना है ना यामाहा को लेकर के, अब ये देखो जैसी भी हो, मैंने एक चीज अक्सर उन लोगों में नोटिस करी है, कोई कितना ही बोले, आप जाओगे आरएस लेने के लिए, करिश्मा लेने के लिए, एट द एंड उस बंदे का ये रहेगा यार, मतलब बहुत बंदे बोलेंगे यार 155 सीसी की बहुत महंगी है, 245 की, 250 की, 2.5 लाख रुपए की बाइक, मगर वो ना एंड में पता है क्या, एक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कि बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो ले लो। एक बार इन्वेस्टमेंट है कि चलो 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे, बट मेरे को इतना मालूम है कि इंजन से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, माइलेज मुझे बहुत सारा ठीक ठाक मिल जाएगी, मैं भगा भी सकता हूँ, मैं मॉड भी करा सकता हूँ। तो वो सारी चीजें है ना कि कहीं ना कहीं इस बाइक को ना ऐसा मन बना देती है कि हाँ ले सकते हो। बट हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा भाई, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो प्रॉपर एकदम वैल्यू
वैल्यू फॉर मनी चाहिए, तब आप अदर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप सिंगल बंदे हो, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, जैसे होता है ना सुपर बाइक का, देखो एक एक करके स्टेप बढ़ता है आदमी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सुपर बाइक से इंस्पायर है। बिल्कुल। हमारे लिए, मेरे लिए तो है, भले मेरे पास सुपर बाइक नहीं है, बट मेरे लिए तो ये एक सुपर बाइक से कम भी नहीं है, क्योंकि मेरे उतने ड्रीम फुलफिल कर देती है। एग्जॉस्ट लगा रखा है उसके, मैं अपने मजे ले रहा हूँ, अपना माइलेज भी ठीक ठाक निकाल ले रहा हूँ, क्या कहते हैं, सर्विस भी ठीक ठाक कॉस्ट पे हो जा रही है। मान लो 2000 रुपये भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जो अभी तक ऐसा लगता है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आपको महंगी लगती है तो आप उसके V4 के वर्जन पे चले जाओ, जिसमें कुछ शिफ्टर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे फीचर्स बढ़ेंगे प्राइसिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये 155 सीसी की इकलौती पहली ऐसी बाइक है जिसमें क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, बिल्कुल। वरना ड्यूक 390 में मैंने सुना था, या फिर RC में मैंने सुना था, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। अब तो ड्यूक 250 में भी आ गया, बट ये पहली इकलौती बाइक थी। तो भाई आप क्विक शिफ्टर जैसी चीजें लोगे तो हम लोगों को क्या है ना, हमने कभी सुपर बाइक तो ऑन करी नहीं। अब क्विक शिफ्टर का क्या, हम सोचते हैं कि यार क्विक शिफ्टर है कितने का होगा, 2000 का, 3000 का, बट वो नहीं है, वो कम से कम 8000 का, 7000 का, इतने का पड़ ही जाता है भाई। तो जब 7000 रुपये बढ़ रहे हैं तो बाइक की कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि महंगी है बाइक, तो आप उसके नॉर्मल जो सबसे बेस वेरिएंट है आप वो ले लो। हाँ, R15S भी ले सकते हो, 1,90,000 रुपये के आसपास में वो कॉस्ट करेगी। सेम पावर है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है भाई, नहीं चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल है, मेरे को नहीं लगता इस बाइक में किसी काम का है। हाँ, जो मेरा है ब्लूटूथ इस बाइक में आता, आज तक कनेक्ट नहीं किया मैंने, वो मेरे किसी का। मगर अब ये नहीं कर सकते ना, कंपनी को बोलो कि ये 2 फीचर हटा के पैसे कम कर दो, हाँ, भाई वो तो अपना एक बार दे दिया तो उसको दे दिया, वो वाली बात है। तो ये चीज़ है कि अगर आपको महंगी लगती है बाइक तो आप उसके नॉर्मल वाले वेरिएंट पे चले जाओ, और अगर आप लोगों को टॉप ऑफ द लाइन चाहिए, कार्बन फाइबर चाहिए, बाइक देखो ये सारी डिमांड हमारी ही है। ऐसा नहीं है कि यामाहा खुद से एकदम देता जा रहा है कि ले लो। मेरे को याद है V3 जब आई थी तो सबका डिमांड था कि यार गोल्डन कलर के USD आ जाए, गोल्डन कलर के USD आ जाए, भाई दे दिए। तो ये USD सस्पेंशन पड़ेंगे भी तो अब नॉर्मल टेलीस्कोपिक कितने का पड़ेगा, 7000, 8000, ये सीधा 15,000 रुपये का एक है। तो भाई कॉस्ट तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ना जब आप फीचर्स लोगे, तो वो चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप अपना, बाकी मैं यही कहूँगा, बाइक को चलाओ, कोई भी बाइक समझ में आती है भाई तब जाकर के अपना डिसीजन लो। पैसे आपके 1-2 रुपये तो लग नहीं रहे, 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप सोच समझ के अपने हिसाब से बाइक लो, ये चीज़ है। भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बस जाने से पहले मैं आपसे एक माइलेज का फैक्टर लेना चाहूंगा। जब एग्जॉस्ट नहीं था, स्टॉक वाला था, तब क्या माइलेज थी और स्टॉक के बाद क्या हो गया? देखो भाई मैंने तो इसमें ना पूरा टायर भी अगर आप देखोगे ना तो इसके कंपनी वाले नहीं है, मैंने अपोलो Okay. अल्फा H1 लगवा रखा है ठीक है, इसके ठीक अंदर, है। ठीक है ना। तो 110 सेक्शन का फ्रंट टायर और 150 सेक्शन का ये वाला टायर है। पहले स्टॉक जो आता था 100 और 140 आता था। बिल्कुल। उसमें मेरे को ना एवरेज क्या है, मैं तो देखो, मैं एवरेज का शुरू में RS भी जब मैंने ली थी तो मेरे को एवरेज का था नहीं, कि बल्कि मैं शौक के लिए लिया, भगाया वगाया जो भी चीज़ें करी। ये बाइक अगर आप नॉर्मली चलाते हो तो मुझे लगता है कि कम से कम 35 प्लस तो एवरेज दे देगी, 38 के आसपास में दे देगी। मेरे हाथ में रहती है अभी फिलहाल ये 150 सेक्शन का टायर लगा, 33 की एवरेज दे रही है, 33। ठीक है। हाँ, 33 के आसपास की। सो वो डिपेंड करता है कि आप बंदा चला कैसे रहा है। अगर आप इसको नॉर्मली RPM में रखोगे ना 6000 के अंडर, ये बहुत अच्छी एवरेज दे देगी आपको। Okay. उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो ये VVA टेक्नोलॉजी है भाई एक्चुअली वर्क करता है वो चीज़, तो वो मजेदार है। तो ये मिथ नहीं है जो लोग कहते हैं कि 40 तक की माइलेज दे देती है। हाँ, मतलब डिपेंड करता है आपके, क्योंकि मैंने जैसे मतलब एक भाई है मेरे, सौरभ भाई हैं, उनको मैं बाइक देता हूँ तो वो हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाते, वो नॉर्मली छठा गियर लगा दिया, आराम से अपना 6000 RPM पे चल रहे हैं, तो वो मेरी गाड़ी की सर वो क्या कहते हैं माइलेज जो है 39, 40 तक कर देते हैं, और फिर वही बाइक मेरे हाथ में आती है 33 कर देता हूँ मैं। तो वो डिपेंड करता है कि बंदा चला कैसे रहा है, ये चीज़ें। बाकी तो मैंने बाइक पूरी की पूरी लोड करा रखी है, हर चीज़ इसमें ऑलमोस्ट चेंज ही है, पूरा का पूरा क्या कहते हैं रैप करा रखा है, ये रेड ये थोड़ा बच्चों ने फाड़ दिया है, राइड और डाई लिखवा रखा है, एग्जॉस्ट लगवा रखा है, ये टायर भी पूरे नए डलवाए थे इसके अंदर मैंने। तो भाई ये ओवरऑल मॉड्स के टोटल खर्चा कितना आ गया होगा? भाई मेरे हिसाब से देखो, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, मगर कम से कम मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये तो आया ही होगा। 30-35 हाँ, 30-35 या फिर मे भी शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम जब मैंने ये कराया था ना तो मैंने सारी चीज़ें 10R वाले मिरर लगवाए। देखो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, 10R वाले मिरर्स लगा रखे हैं, फिर मैंने व्हील कवर लगवा रखा है, अलॉय का भी कलर मैंने चेंज करा दिया था, ठीक है। इंडिकेटर्स लगाए हैं, बॉडी ये रियर में भी लगे हैं, एग्जॉस्ट भी लगवाया था, रैप अलग लेकर के खरीद के आया था, 3000 का रैप पड़ा था, उसको लगवाने में 1000 रुपये मैंने अलग से दिए थे, और फिर ये जो थोड़ा बहुत स्टिकर आई है इसके पैसे थोड़े मेरे अलग अलग लगे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने कराई थी। तो भाई ये थे हमारे शाकिब भाई दिल्ली से। इनका चैनल मशीन रूल्स जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अपना रिव्यू देने के लिए। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आई होप आपको R15 के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।